मैम जैसे मैंने बोला केसी सर मतलब वो गॉड गिफ्टेड है। मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, मतलब जब वो एक्सप्लेन करते हैं ना कोई चीज़, जी। तो मतलब ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने साथ ही हो रहा है सब कुछ, मतलब डे टू डे लाइफ में हम वो उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएफएएस। मैं हूं स्वाति फ्रॉम आईएफएएस और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, क्योंकि हमारे साथ है सीएसआईआर यूजीसी नेट लाइफ साइंस की टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 3 होल्डर आरती राठौड़ जी। तो सबसे पहले तो उनका वेलकम करते हैं। वेलकम आरती। हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, अभी आज आपका दिन है। बस मैम ठीक, और क्या। तो सबसे पहले तो आपको पूरी आईएफएस की टीम की तरफ से हार्टली कांग्रेचुलेशंस। आपने थैंक्स। इतना अच्छा सक्सेस हासिल किया है। AIR 3 कई लोगों का ड्रीम होता है वो, और वो आपने अचीव किया है, तो उसके लिए आपको हार्टली कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सबको, थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला सवाल यहीं से आता है कि आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? मैम मेरे लिए तो ये अनएक्सपेक्टेड था। मैंने मतलब सोचा था मुझे सिर्फ कट ऑफ पार करना था, मतलब मुझे जी। था कि हो जाए, बस हो जाए, ऐसी तैयारी थी मेरी। अब मुझे नहीं पता टॉप 50 में भी मैंने सोचा था आ जाऊंगी तो बेटर है, अच्छा हाँ, रहेगा, लेकिन टॉप 5 में आना मतलब ये तो मेरे लिए भी ड्रीम ही बहुत था। हाँ। मैंने जब अपना रैंक देखा तो इट वाज टोटली मतलब शॉक था मेरे लिए कि ऐसा कैसे हो गया। तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए सब कुछ देख के, सब काफी तो मतलब आपने अनएक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ, इतना मैंने तो अच्छा एक्सपेक्ट नहीं होगा। किया था। बिल्कुल, मेहनत की वजह से हुआ है, आपने ऐसी तैयारी की होगी, पता नहीं हो रहता है पता हाँ, करने वो वाले तो। को। हुँ। फैमिली में रिएक्शन कैसा रहा आपका? मैम फैमिली में सबसे पहले मैंने मदर को बताया, अपनी मम्मा को बताया, तो वो तो खुश ही हो गए, उनको पता है, मतलब जब मैं पेपर दे के आई थी ना, जी। तो मैंने दी, साथ में थे मेरे, तो मैंने बोला हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता होगा भी शायद, मतलब मैं उदास थी, अपने परफॉर्मेंस को लेके मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पेपर और बहुत देने टफ के ऐसा बाद लग रहा भी? था मुझे। हाँ, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था बस हो जाए, बस हो जाए, तो फिर हाँ, मम्मा को बताया, वो बहुत वही। खुश हुए, पापा भी मतलब बड़े खुश हुए, हग वगैरह किया, मैंने कहा चलो ये अच्छा बात है फिर। अनएक्सपेक्टेड जो रहता है ना कि पहले लगता है नहीं होगा, फिर हो हाँ, गया, हाँ, तो उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। उससे हाँ, उससे बहुत खुशी मिलती है। हुँ। तो इसी से आगे बढ़ते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं सीएसआईआर यूजीसी नेट के, उनके यस मैम। लिए उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आया है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही पूरे एग्जाम के दौरान? मतलब क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की? मैम मेरा ये था कि मुझे सिर्फ़ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते तो शायद मैं कुछ आगे मतलब कर पाती। वैसे भी जब अगर हम बीएससी की बात ले लें, एमएससी में तो हम थोड़ा ऐसे ही कैजुअली ले लेते हैं हर चीज़ को कि हुँ, नहीं यार चलता है, ये है, वो है। तो मुझे पता तो एमएससी में चला था कि हुँ, मतलब सीएसआईआर नेट वगैरह होता है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, थोड़ा सीरियस हो जाओ इस चीज़ को लेके, अच्छा है, अच्छा मतलब आगे करियर अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। जी। तो मैंने स्टार्टिंग मतलब सोचना मतलब था मेरा कि मुझे इसी फील्ड में फ़ोकस्ड रहना है। तो स्ट्रेटजी कुछ नहीं, बस यही पढ़ो, बुक्स बुक्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो हुँ, और और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कॉन्सेप्ट करो। हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो और ऑटोमैटिकली आप मतलब अच्छा हो पाएगा आपसे, अदरवाइज़ तो फिर मतलब बिना पढ़े तो ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। मतलब कुछ लोग बिल्कुल। होते हैं ना 10 दिन में शुरू कर हाँ, लेंगे 10 दिन पहले, तो वैसा नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है, मतलब आपको हाँ, वैसा स्ट्रैटेजाइज़ नहीं। करना है, पूरी मंथ की हाँ। प्लानिंग करनी है हुँ, आपको, हुँ, जितने भी हुँ। दिन पहले आप स्टार्ट करना चाहें, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, यस मैम। ओके ग्रेट। तो मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप बचपन में, आपको बचपन से ही पता था कि आपको लाइफ साइंस बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, या आपने कब ऐसा सोचा कि आपको इसमें आगे मास्टर्स करना है, फिर आगे पीएचडी के लिए पढ़ना है, ये आपने कब डिसाइड किया? मैम पहले तो मेरा पहली प्रायोरिटी मैथमेटिक्स था, मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब 10th तक। 12th आते-आते बायो में इंटरेस्ट आ गया। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ये हाँ, बोल रहे हैं तो बड़ी बात है, क्योंकि तो यूजुअली उनको मैथ्स नहीं पसंद होता। हाँ, हाँ, तो मुझे मतलब काफ़ी इंटरेस्ट था, फिर बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया। फिर ऐसे-ऐसे मैंने सोचा मैं डॉक्टर का वो करती हूँ, एमबीबीएस, मतलब घरवालों का हाँ, ड्रीम, खुद का ड्रीम। तो उस टाइम पे गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी और हुँ, ऐसा नहीं था, मतलब मैं सबसे पहले थैंक्स तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को ही दूँगी, जो इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हमको मिलती हैं इस चीज़ से। जी, तो इसलिए मैंने सोचा एमबीबीएस करते हैं, वो नहीं हुआ, मैंने बहुत अटेम्प्ट हुँ, दिए, नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा नहीं, अब चलो बीएससी कर रहे हैं, फिर हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता एमएससी हो जाएगी। हुँ, एमएससी में आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, आई शुड गो फॉर, मतलब मुझे जाना चाहिए पीएचडी के लिए, ऐसा जी, लगा जी, मुझे। तो बिल्कुल, उस टाइम बिल्कुल। पे फिर कंपल्शन हो गया, नेट होना ज़रूरी हुँ, होता है।
सबसे पूछा, 4-5 साल लगते हैं लोग बोलते हैं मतलब डर भी था कि तो होगा आपने नहीं होगा। एमएससी फिर कहाँ से किया? एमएससी मैंने मैम कटरा एसएम वीडियो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा से किया। तो तब आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको पीएचडी आगे परस्यू करना है, राइट? यस मैम, तब मैंने डिसाइड कर लिया था। यस। तो आपका इंटरेस्ट जो है वो लाइफ साइंस में पहले से था या बाद में डेवलप हुआ है? मतलब 12th के बाद, 12th तक मेरा बोथ था, मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल मैंने दोनों लिया था। 12th के बाद डेवलप हुआ मेरा, बीएससी के बाद ज्यादातर। तो जैसे कि सिलेबस की बात करते हैं हम, सिलेबस में टोटल 13 यूनिट्स है, राइट? यस मैम, यस मैम। तो आपने कितने यूनिट्स को थॉरो प्रिपेयर किया था, मतलब कि उससे कुछ भी आ जाए मैं तो आंसर कर लूंगी, ऐसा वाले कितनी यूनिट्स की आपकी तैयारी थी? मैम ऑलमोस्ट मैंने 12 ही किए थे कंप्लीट प्रिपरेशन। मतलब मैंने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया था कि अगर मैं वर्स्ट प्रिपेयर करूंगी तो उसमें से बेस्ट निकल के आएगा, मुझे ऐसा लगता था। अच्छा, तो मैंने 12 यूनिट्स किए थे। एक डाइवर्सिटी जो बहुत मगअप मतलब क्रैमिंग वगैरह होती है, तो मैंने वो स्किप कर दिया, मैंने वो बिल्कुल टच नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा बाकी आपने 12 अच्छे से थॉरोली प्रिपेयर? मैंने अच्छे से किए थे 12, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कि होगा नहीं होगा, बस यही था, तभी तो बोल रही हूँ। नहीं, आप मेहनत करते जाओ, वही होता है ना कि आप अपना कर्म करो, आप ये मत सोचो कि रिजल्ट कैसा रहेगा, रिजल्ट क्या आएगा, सार्थक किया है। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी यूनिट कौन सी फेवरेट थी, आपको कौन सा पोर्शन ज्यादा अच्छा लगता है? मैम मेरे को बायोकेमिस्ट्री अच्छी लगती है और यूनिट 4 सेल सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी वो अच्छा लगता है मुझे। और कौन सा पोर्शन है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बस निकल जाएगी? वो इनहेरिटेंस, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया उसमें, इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो जेनेटिक्स, मतलब ऐसे दूसरा नाम से जेनेटिक्स है। वो आपका डिफिकल्ट पोर्शन? हाँ डिफिकल्ट, मतलब उसके बेसिक्स मेरे को बहुत कोशिश की मैंने स्ट्रॉन्ग करने की, बट हो नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा रख लेते हैं इसको साइड पे, सेकंड चॉइस, लेकिन बाकियों पे तो फोकस कर ले। मतलब किया मैंने, वो भी प्रिपेयर था, लेकिन इतना अच्छे से नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस चीज में। तो बायोकेमिस्ट्री और सेल सिग्नलिंग। तो आरती जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो टॉपर्स के रूटीन जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनका डेली रूटीन कैसा है, कितने घंटे पढ़ते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, रिविजन कैसे करते हैं। तो मैं अगर आपसे एक मोटा मोटी पूछूं कि आपका डेली रूटीन कैसा था, तो आप क्या कहेंगे? डेली रूटीन, सबसे पहले मैं नाइट पर्सन हूँ, ठीक है, मुझे रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, शोर नहीं होती है, थोड़ा साइलेंस होता है। तो रात को पढ़ के अगर 3-4 बजे अगर सो जाओ तो फिर सुबह थोड़ा लेट हो जाता है, 8-9 बजे उठ जाओ। फिर उसके बाद मतलब यही नहाना धोना, ये वो सफाई वगैरह करनी, कुकिंग कर लेनी, ब्रेकफास्ट रेडी करना सबके लिए, फिर झाड़ू पोछा कर ले, खुद ही कर लेते हैं सब कुछ। फिर उसके बाद मतलब आप घर के काम के साथ साथ स्टडीज कर रही थी? हाँ, मतलब मैं अगर मतलब सोच लो कि अगर मैं खाना बना रही होंगी ना, साथ में मैंने लैपटॉप रखा होता था कि मुझे पढ़ना है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है, पढ़ रही है। हाँ, मतलब टाइम नहीं मिलता था, अगर जितना मिलता था मैं उसका अच्छे से यूटिलाइज करती थी। ऐसा मैंने कभी नोट नहीं किया कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं उस चीज को ले लेती थी, मतलब मुझे पढ़ना था, करना था मुझे, बस ऐसा था कि ऐसे वाली जो पढ़ाई होती है ना, ये कि जब भी टाइम मिले हमें वो यूज करना है पढ़ाई में, उसके लिए तो पैशन की जरूरत पड़ती है, राइट? अदरवाइज आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मुझे तो बस टाइम निकाल के पढ़ना है, तो फिर मतलब फिर डिफिकल्ट हो जाता है ना। जैसे आप जैसे बता रही है आपको जब भी लेकर टाइम मिला आपने पढ़ाई कर लेती थी मैं पढ़ाई। जी, तो मैं जैसे कि आपने बताया कि आपका मैथ्स काफी अच्छा था, मतलब इंटरेस्ट अच्छा था, तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि पार्ट ए जो एप्टीट्यूड होता है उसकी तैयारी में आपको कितनी परेशानी हुई या आपने उसकी तैयारी कैसे की? बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट होता है उनको एप्टीट्यूड में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये सेक्शन थोड़ा वीक है मेरा। मैम उसका ये था कि मतलब मैंने तो पार्ट बी और सी के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था, मुझे पार्ट ए का उतना नहीं था, क्योंकि मुझे रीजनिंग वगैरह सीरीज नंबर आते वगैरह, ठीक है, उसके बाद वो स्क्वायर्स के वो आते हैं, रेक्टेंगल्स वगैरह आते हैं, उनका थोड़ा बहुत इतना, मतलब बंदा अगर नहीं भी पढ़ के जाए ना वो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही कर ले, तो इतना होता था कि मतलब उसका ऐसा मैंने कोई अलग से प्रिपेयर नहीं किया। PYQs होते थे पिछले मतलब साल के जो भी क्वेश्चंस थे मैंने सभी प्रिपेयर किए, वो मतलब सॉल्व किए, और उधर भी जाके मेरे पास टाइम नहीं मिला। एक्चुअली में जब मैं पेपर दे रही थी तो मेरा बीच में कंप्यूटर वो सिस्टम ही हैंग कर गया था, मतलब 5-10 मिनट के लिए। हाँ, जब मैं एग्जाम दे रही थी तो वो मेरे 5-10 मिनट ऐसे ही गए, वो मेरे जर्नल एप्टीट्यूड के गए। फिर मैं सोचा नहीं मैं इसमें नहीं ज्यादा जाती, मतलब बहुत पैनिक लेवल था मेरा कि मतलब ये क्या हो गया अचानक से। वो ठीक कर रहे थे, मैंने कहा सर जल्दी ठीक करो, फिर वो हो गया जर्नल, वो फिर जो 5-10 मिनट था, हाँ एग्जाम के बीच में और सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम मेरा हैंग हो गया था। तो 10-15 मतलब 5-10 मिनट में ऐसे ही बैठी रही, वही 5-10 मिनट मेरे जर्नल एप्टीट्यूड के थे, फिर मैंने नहीं ज्यादा फोकस किया, मैंने सिर्फ ऑन एन एवरेज 4-5 क्वेश्चन में कर पाई, लेकिन इतना श्योर था कि जितने भी कर रही हूँ सही होने चाहिए, मतलब नेगेटिव कुछ नहीं करना है, बस ये था।
तो ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब कहीं पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन जो पीवाईक्यूज़ थे वही सॉल्व किए थे जनरल एप्टीट्यूड के लिए। सो पार्ट बी और पार्ट सी पे आते हैं। तो जो पार्ट बी और पार्ट सी है, आपको उन दोनों में से जो अभी एग्जाम में आया, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट लगा, या मैं कह सकती हूँ कि किसमें ज्यादा आपको टाइम लगा, और कौन सा आपके लिए लाइक इजी था? मैम पार्ट भी इजी आया था, इवनिंग शिफ्ट में पार्ट भी बहुत इजी था, क्योंकि उसमें मैंने 31 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरे सारे ठीक थे, मतलब लकीली मेरे सारे ठीक, सभी ठीक थे। और जो पार्ट सी था उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मतलब सोच के गए थे मैच दी फॉलोइंग आएंगे वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब जो आया था मैंने जैसे तैसे करके 22-23 और ऑन एन एवरेज मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। मतलब काफी डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट था, लेकिन मतलब अनएक्सपेक्टेड था पेपर। ऐसा सोचा नहीं था मैंने पेपर ऐसा आएगा, तो आ गया। पर क्या करते, तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं था क्या होगा। मतलब बाकी स्टूडेंट्स, ये कई स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं जानने में कौन से यूनिट्स स्कोरिंग होते हैं, मतलब जिनसे पढ़ लो तो क्वेश्चन बन ही जाना है, बन ही तो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, कौन से यूनिट्स आपको स्कोरिंग लगते थे? मैम ऐसा स्कोरिंग तो कुछ नहीं होता है, मतलब ये लक पे भी होता है कि कब क्या आ जाए, आपको कुछ नहीं पता होता। कभी कभी पहले बोलते थे, हमारे टाइम पे जब मैं प्रिपेयर करी थी मैं भी बहुत सारी वीडियोस देखती थी, तो बच्चे बोलते थे इवोल्यूशन इकोलॉजी पढ़ लो, बड़ा स्कोरिंग यूनिट है, आ जाता है। उसके बाद सेल बायोलॉजी सिग्नलिंग पढ़ लो, आ जाता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो सभी मतलब वेटेज इक्वल है। हाँ, सब कंप्लीट करना था और सबका इक्वल वेटेज था। ऐसा ज्यादा नहीं था कि ऐसा हो जाता, मतलब किसी का ज्यादा आता किसी का कम, नहीं। प्लांट में थोड़ा ज्यादा पूछ लेते हैं, तो बाकी तो मेरे को सब नॉर्मल लगा, मतलब एक ही जैसा। हाँ, सभी एक जैसा। अच्छा, जैसा कि आपने एमएससी भी किया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने कौन से सब्जेक्ट में एमएससी किया है, और क्या एमएससी का जो आपका पूरा प्रिपरेशन था उसने हेल्प किया आपको इस एग्जाम में? यस मैम, एमएससी मैंने बायोटेक में किया है, बायोटेक्नोलॉजी। एंड उसी टाइम मैंने कूपर की बुक पढ़ी थी, रेफरेंस, मतलब वो जो बड़ी बड़ी मोटी स्टैंडर्ड बुक्स होती है, सारे डरते हैं। मतलब अपने सेमेस्टर के दौरान ही मैंने सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड में मैंने वही पढ़ी थी, तभी मुझे सेल सिग्नलिंग में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब मैंने काफ़ी थॉरो स्टडी की थी उसकी, तो उस टाइम पे बहुत हेल्प हुई है। मतलब बोलते थे टीचर्स की पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन सुनते ही नहीं थे हम, बस अपनी बस्ती में, तो बस पढ़ लिया। उस टाइम पे बहुत हेल्प किया। फिर स्पेशलाइजेशन था हमारा 3rd 4th में जेनेटिक्स में, उसके कुछ सब्जेक्ट्स ने बहुत हेल्प की, मेरी टीचर्स ने बहुत हेल्प की, प्रोफेसर्स मतलब जो थे वहाँ पे कॉलेज। तो ओवरऑल लाइक इट हेल्प्ड यू इन द एग्जाम आल्सो, ना? यस मैम, यस मैम। ओके, लवली लवली। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी तो एक्सप्लेन कर दी, आपको लाइक आईएफएस से कैसा सपोर्ट मिला? मैम जैसे मैंने बोला केसी सर मतलब वो गॉड गिफ्टेड है, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। मतलब जब वो एक्सप्लेन करते हैं ना कोई चीज़, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने साथ ही हो रहा है सब कुछ, मतलब डे टू डे लाइफ में हम वो चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। फिर मैंने प्रांशु सर के लेक्चर्स देखे, मुझे वो अच्छे लगे, नीलेश सर के देखे, मतलब मुझे काफ़ी जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, डीप कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। तो बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। इंटरेस्ट सबसे पहले आईएफएस ने जगाया मेरे अंदर, फिर बाकी मैं खुद से भी पढ़ती गई, बस आहिस्ता आहिस्ता। लवली लवली। तो कैसा रोल रहा आईएफएस का आपकी जर्नी में? मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, अभी भी अगर मैं बोलती हूँ तो मैं तो कोई भी मेरे नोन में होगा तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको कुछ भी लेना है, कहीं भी सब्सक्रिप्शन लेना है, कुछ लेना है, तो आईएफएस ज्वाइन करो। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, सब कुछ क्लियरिटी के साथ आपको मतलब मिलता है वहाँ पे। ओके, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये एग्जाम की तैयारी करने में कितना टाइम लगा होगा, लाइक आपने कितने महीने इसको डेडिकेटेड दिए? मैम अगर बात की जाए तो मैं 1 ईयर से प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ 3 मंथ्स में प्रिपेयर सारा मतलब कवर किया। पहले यूनिट 3 मंथ्स में कवर किया, फिर मेरा गैप आ गया बीच में, ठीक है, 5-6 महीने का गैप आ गया। अब ऐसा था कि थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड ये है कि मुझे मेमोराइजिंग पावर अच्छी रहती है, तो जब मैंने पढ़ा होता है तो मुझे रिटेन जल्दी हो जाता है और रहता भी लॉन्ग लास्टिंग। फिर मैंने 2.5 मंथ में कंप्लीट प्रिपरेशन की, मतलब अच्छे से प्रिपेयर किया कि नहीं मुझे करना है, बस इतना ही। ठीक है, अभी तो आपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए, इतना अच्छा रैंक ला लिया है, तो ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ तो अपने फ्यूचर का सोचा होगा कि आपको आगे क्या करना है, पीएचडी करना है, कौन से कॉलेज से करना है, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या करना चाहती हैं आगे? मैम अभी तो मैं पीएचडी के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ ज़्यादा, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी बहुत सारी मतलब स्ट्रीम्स है, वहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ मैं। और ट्रिपल आईएम से ही देखते हैं, अभी मेन फोकस तो यही है कि जम्मू से ही हो जाए, घर से नज़दीक हो जाए थोड़ा, तो अभी इसी के इंटरव्यू की तैयारियां वगैरह कर रही हूँ मैं पीएचडी के लिए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप जम्मू से हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं उससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं ना कि आप थोड़े रिमोट एरिया में हो, ये कोई भी बड़े शहर में नहीं हो, तो आपकी तैयारी में इससे दिक्कतें आती है,
राइट। लेकिन आपने ये बिल्कुल भी इस बात को गलत प्रूव किया है, क्योंकि आप वहाँ जम्मू में बैठ के आपने प्रिपरेशन की है और आपने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया है। तो मैं आपसे उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि छोटे शहरों से तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि आप खुद एक रिमोट एरिया से थी जहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है ना तो तुम कुछ भी कर ले जाओगे। मतलब गिव अप तो कभी नहीं करना है ना। ये तो बोलने की बातें होती हैं कि आपको मतलब एक्सक्यूजेस हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उन एक्सक्यूजेस को अलग कर देना है। मतलब खुद से अलग करो तो आपका रूट अपने आप क्लियर होता जाएगा। मतलब एक्सक्यूज हम बोलते हैं कि अब लाइट नहीं है यार, कौन पढ़ेगा, मतलब नेटवर्क नहीं है, क्या होगा। तो आपके पास बहुत सारी अवेलेबिलिटी भी, फैसिलिटीज भी हैं। तो मेरा यही मानना है कि जितना अगर आप अपने आप को उस शेड्यूल में डालते हो, मतलब आपको जितना टफ सिचुएशंस में रखते हो, उतना ही आप निखर के बाहर आते हो। मुझे ऐसा लगता है। तो अब आगे बच्चों, अब क्या बोलूं दूसरों को, अब मैंने जो किया वो मुझे ही पता है, अब जो दूसरे करेंगे उनको ही। अपने आप का तो सबको पता होता है कि अपनी जर्नी सबको होता है क्लियर कि मुझे क्या करना है। अब एक्सक्यूजेस खुद को दोगे, लोगों को दोगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सही क्या बोले। तो ये एंटायर प्रिपरेशन के दौरान कई बार ऐसा टाइम आया होगा ना कि आपको भी ऐसे डीमोटिवेटेड फील होता होगा, मतलब वो सबको होता है, वो सबको होता है मैम, सबको होता है। मेरा सवाल मुझे तो जब आपको ऐसा फील होता था तो आप खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करती थी, या आपका कौन अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन था? मैम एक्चुअल में अगर मुझे थोड़ा सा भी डिमोटिवेटेड फील मतलब थोड़ा होता था कि यार बस करो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सभी हैंग आउट कर रहे हैं, फ्रेंड्स जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, होता है, सबको होता है। तो फिर मैं उस टाइम के लिए या तो सो जाती थी, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा हीलर मेरा नींद है। अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी मैं सो जाऊंगी। उसके बाद अच्छा मूड हो जाता है। तो उसके बाद अगर वो भी नहीं हो पाया, नहीं अगर नींद नहीं आ पाई तो थोड़ी देर स्टडीज को क्विट करती हूँ 1-2 घंटे के लिए, फिर आके कोई वीडियो देख ली, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली। ज्यादातर मैं यूपीएससी की वीडियोस देखती हूँ, मतलब जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, लेकिन नहीं, मैं कहा पहले एक साइड फोकस करते हैं, फिर दूसरी साइड देखा जाएगा बाद में। तो मैं वो देख लेती थी। फिर कभी कभी अपनी फैमिली को देखती थी, फैमिली से बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती थी। मतलब वो इतना कर रहे तो मैं थोड़ा उनको क्यों ना दूं, मतलब बहुत होता था। तो बस इसी से थोड़ा बहुत फ्रेंड से बात करके आप मोटिवेटेड हो जाती थी? हाँ, हो जाती थी मैं। फैमिली फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स के साथ उतना कांटेक्ट नहीं था मेरा। फैमिली लाइक अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। फैमिली, यस मैम। और आपकी नींद? हाँ, नींद वो तो है। बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा सक्सेस अचीव करना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि जो टॉपर्स बनते हैं वो टॉपर्स आप में से, हम में से ही लोग होते हैं। लेकिन वही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क करना है और एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बिकॉज तैयारी तो सब करते हैं, राइट? यस मैम। लेकिन टॉपर हर कोई नहीं बन सकता। लाइक आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया तो डेफिनेटली आपने उस दिशा में काम किया होगा सही तरीके से। यस मैम। वो तो होता है। लास्ट पड़ाव पे हैं हम, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि एज अ टॉपर अपने फेलो एस्पिरेंट जो ये एग्जाम देने वाले हैं आगे फ्यूचर में, उनको आप कौन सा एक मैसेज देना चाहती है कि उन्हें ये याद रखना ही चाहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी? यही मैम कि गिव अप कभी नहीं करना। अगर आपने मतलब स्टार्ट किया तो आप एंड पे जब जाते हो तो हो जाता है, थोड़ा लो फील होता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था, उस चीज़ को आपने स्टार्ट ही क्यों किया था। तो थोड़ा आपको हो सकता है मोटिवेटेड फील हो। और गिव अप कभी नहीं करो। बहुत सारे हर्डल्स लाइफ में आते हैं और आने भी चाहिए। अगर स्मूथ लाइफ चलेगी तो अब लाइन भी तो, हार्ट बीट भी तो चलती है ना, अप एंड डाउन। अगर वही सीधा चल गई तो वो कुछ भी नहीं होता है फिर। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि जितने हर्डल्स आएंगे उतना अच्छा रहता है। इंसान अप एंड डाउन में रहता है तो बोर भी नहीं होता। गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। हाँ, सबसे बड़ी बात गिव अप नहीं करना है। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आरती आपसे जुड़ के। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि मेरी आपसे बात हुई इस इंटरव्यू के दौरान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस सेशन और हमारे स्टूडेंट्स को इतने अच्छे टिप्स और मोटिवेशनल बातें बताने के लिए। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपको आईएफएस की तरफ से बेस्ट विशेस अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए। आप हमेशा अपनी फैमिली का, आईएफएस का और पूरे देश का नाम ऐसे ही रोशन करती रहें। ओके मैम, थैंक यू। Thank you so much, Aarti. Have a good day. Thank you. Okay, ma'am. Okay.